हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 5 के रिलेटेड रहेगा। तो पिछले हमने 4 पार्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, जिससे हमने देखा था कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर देयर बेसिक्स, व्हाट आर द डेफिनेशंस, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द टाइप्स, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड नाउ। तो आपको माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो गया होगा कि मैनेजमेंट किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, किस तरह से उसके फंक्शंस होते हैं और क्या क्या फैक्टर्स के पर वो बेसिस रहता है। तो पार्ट 5 से अगले 3 लेक्चर तक, यानी पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7, हम थियोरीज को पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं थियोरी 1, दैट इज एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो एक बड़े ही मैनेजरिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी निकाली है, तो इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इस थ्योरी में आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला और क्या इन्होंने साबित किया, क्या किस तरह इनकी स्टडीज रही और क्या क्रिटिसिज्म रहा। आने वाले जो थ्योरी डेवलप की गई थी, नेक्स्ट थ्योरी आपको एल्टन की आएगी, मैक्स वेबर की आएगी, राइट। तो इन्होंने इस जो ड्रॉबैक्स थे वो किस तरह से ओवरकम किए हैं, वो नेक्स्ट थ्योरीज में हम पढ़ेंगे। बट एनी हाउ वी विल डिस्कस दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों। ओके, आप अच्छे से ध्यान से सुनिए इनके फाइंडिंग्स को और इनके क्रिटिसिज्म्स को, किस तरह से जो ड्रॉबैक्स इसमें पाए गए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, सारे डाउट्स आपको रियल टाइम में सॉल्व किए जाएंगे हमारे मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा, जो कि फेस टू फेस सेशन होगा। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygan.com। वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको कई सारे लिस्ट मिलेगा। आप अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने बुकिंग्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, तो उनकी भी एग्ज़ाम काउंसलिंग चल रही है वहाँ पे, कि आपको बताया जाएगा कि आप पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए किस तरह से आप प्रिपेयर हो रहे हो, किस तरह से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्या क्या आपके लूप होल्स है जहाँ पे आप ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके वाइल प्रिपरेशन। तो जल्दी से जाइए, आज ही विजिट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो एफ डब्ल्यू टेलर्स थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इन्हीं की थ्योरी के बारे में रहेगा कंप्लीट लेक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी अदर, ओके, ताकि आपको भी इजीली समझ में आए। अगर मैं चाहता तो शॉर्टकट करके सारे थ्योरीज एक ही पीपीटी बना देता, एक ही वीडियो में बना देता आपको, बट कन्फ्यूजन हो जाएगा अननेसेसरली, बिकॉज मैनेजमेंट एक ड्राई सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर इमेजेस नहीं मिलेंगे या फिर कोई वीडियोस नहीं दिखेगा, बट आपको जस्ट अपने कॉमन सेंस, अपने ह्यूमन स्किल्स को यूज़ करके इसको समझना पड़ता है। ओके, तो चलिए एफ डब्ल्यू टेलर्स, जो कि पॉपुलरली फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जामिनर में, नथिंग बट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और एफ डब्ल्यू टेलर। तो विंस्लो टेलर अगर दे दे ऑप्शन में तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। डोंट कंफ्यूज कि यफ नहीं है यहाँ पे, फेडरिक नहीं है यहाँ पे। एक स्टूडेंट था मेरा, मतलब घर में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, मैंने उसको पढ़ाया था कि भाई आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर कि क्या क्वेश्चन था वो एक्चुअली। तो उस पर एग्जामिनर ने क्या किया, जब वो एग्ज़ाम लिखने गया था तो आई थिंक वो जो फुल नेम को जो है इनिशियल कर दिया उसने, शॉर्टकट में लिख दिया, और एक बच्चा जो है कंफ्यूज होके रॉन्ग आंसर करके आ गया। तो मैंने बोला, जब मेरे पास पेपर दिखाने के लिए आया तो मैंने बोला भाई यही करेक्ट आंसर है। तो सर आपने कहा था कि फुल फॉर्म कि फेडरिक, सपोज एग्जांपल फेडरिक है, मैं हाँ एफ लिखा हुआ है, तो मैंने कंफ्यूज हो गए, राइट। सो आई नो कि आप समझदार हैं, नॉट लाइक हिम, ओके। सो एफ डब्ल्यू टेलर और फेडरिक विंस्लो टेलर इज नोन एज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इन्होंने कई सारे स्टडीज़ करे हैं और कई सारे कंट्रीब्यूट किया है हमारे थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को। एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक मेथड्स। जो आज साइंटिफिक मेथड्स फॉलो किए जा रहे हैं इन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इन ट्रेनिंग, इन प्लेसमेंट्स, इन एचआर मैनेजमेंट, जितना भी साइंटिफिक मेथड्स आप देखने को मिलेंगे ना, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे फेडरिक भाई के द्वारा, ओके। और इसमें जो है इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ेगी, राइट। ऑब्वियसली कोई भी थ्योरी अगर ला रहा है तो वैसे बेकार थोड़ी लाएगा टाइम पास के लिए। वो चाहता है कि उसका रिजल्ट गुड हो, वो चाहता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो चाहता है कि प्रोडक्शन बढ़े, राइट। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ, जो टेलर के द्वारा जो लिखा गया डेफिनेशन है वही मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो ही स्पेसिफाइड द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट यूज ऑफ ए साइंटिफिक मेथड, कि आप कई सारे साइंटिफिक मेथड्स को या फिर एक्टिविटीज़ को यूज़ कीजिए
ताकि आपका जॉब है वो तो होने वाला ही है भाई, आप साइंटिफिक मेथड यूज करो या ना करो, जॉब तो जॉब होने वाला है, बट हाउ टू डू इन ए बेस्ट वे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप? So that's why these scientific methods are used. How to do in a best way, how to do with minimum and resources and maximum profit, how we will get, that is called scientific method. और इनके जो प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं आफ्टर द स्टडीज, ही हैज डिक्लेयर कि इनकी थ्योरी जो है 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड है। एक साइंस, दूसरा हार्मोनी, तीसरा कोऑपरेशन, चौथा मैक्सिमम। ओके, तो इन्होंने इसके काउंटर अटैक भी दिए हैं। साइंस को यूज कीजिए, नॉट द रूल ऑफ थंब। ओके, हार्मोनी बनाए रखिए लोगों के बीच में, नॉट डिस्कॉर्ड कि मेरी टीम ये है, आपकी टीम वो है, मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है, आपका हेल्प मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। जब आप काम कर रहे हैं तो आप कंपनी के लिए कर रहे हैं, ना ही अपने लिए, ऐसा सोच के आप काम कीजिए। नेक्स्ट मैक्सिमम हो गया, जो आउटपुट है उसको मैक्सिमम लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको भाई आज के लिए इतना ही, बस आज हम 5 किलो काम करेंगे, कल 10 किलो कि वैसा नहीं। मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप जितना आपकी जो एनर्जी है उतना आप काम कीजिए। सो इन डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट जो प्रिंसिपल्स है उनके, साइंस हो गया, हार्मोनी, कोऑपरेशन एंड मैक्सिमम, और इसके काउंटर अटैक्स इन्होंने दिए। तो चलिए एक एक के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, नॉट मोर, मैं ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा आपका। तो चलिए, फर्स्ट इज नथिंग बट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सो द मैनेजर शुड डेवलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट। मतलब ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर आए, न्यू साइंटिफिक मेथड्स को लेकर आए, ताकि जो वर्कर्स के ऊपर इंटरेस्ट बना रहे काम में। ओके, सो यू कैन नॉट यूज द रूल ऑफ थंब कि आप इसी तरह काम कीजिए, यही डायरेक्शन आप फॉलो कीजिए, इसी तरह जो पहले फॉलो किया जा रहा था, वी शुड नॉट यूज लाइक दैट। नाउ वी हैव टू कम विद द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हो गया हार्मोनी। जैसे मैंने आपको बताया, हार्मोनी बनाए रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप सेटिस्फाई हो गए, चलो डिसीजन अप्लाई कर दिए। सो हार्मोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड नॉट बी एनी डिस्कॉर्ड। ओके, इट हैज टू बी एलिमिनेट द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल। सब लोग राजी होने चाहिए, एवरीबॉडी मस्ट बी ऑन द सेम पेज। ओके, सेम पेज, राइट। एंड क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है इसके वजह से, अगर आप फॉलो कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया कोऑपरेशन। तो आपको बात में ही पता चल रहा होगा, डेफिनेशन में ही मालूम हो रहा होगा कि साथ मिलकर चलो भाई, हम दो, सॉरी मैं गलत मुहावरा दे रहा हूँ, जब एक स्टिक रहेगी ना तो इजीली आप तोड़ सकते हैं। अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं यही कहावत, जब बंडल ऑफ स्टिक्स रहेगी तो आप इजीली जो है ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो कोऑपरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन हो, इससे क्या है अपने काम में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहेगा। आपको जितना कोऑपरेशन आप रहेंगे उतना प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा। कम्युनिकेशन अच्छा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हो गया मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। जो मैंने आपको बताया था ना कि आप जितना आउटपुट देना चाहते हैं कंपनी के लिए, आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर आप इतने यूनिट तक ही काम कीजिए, उतने यूनिट तक ही काम कीजिए, ऐसा कुछ नहीं रहता। सो नोट इट। सो दिस आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ आवर बिलवर्ड टेलर्स फिलॉसफी। ओके, याद रख लीजिए कौन से साइंस, हार्मोनी, कोऑपरेशन एंड मैक्सिमम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और टेक्निक्स इन्होंने बताए कि किस तरह से आप इसको अचीव कर सकते हैं। पहले प्रिंसिपल्स बता दिया, भाई देखो इस तरह से काम करो आप, इट विल वर्क आउट। और उसके बाद मैं टेक्निक्स भी बताता हूं कि किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। पहला हो गया साइंटिफिक स्टडी एंड प्लानिंग ऑफ वर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि अगर आपने एक कंपनी खोला है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर ऑफ सपोज फाइबर ऑप्टिक्स। ओके, तो फाइबर इसीलिए याद आ गया दिमाग में क्योंकि मेरे सामने मॉडेम है अभी, जो इंटरनेट मॉडेम रहता है ना तो फाइबर ऑप्टिक्स की आप कोई कंपनी खोल रहे हो। ओके, एंड यू हैव प्रॉपर मैनेजमेंट, ओके, एंड यू हैव प्रॉपर मार्केट, एवरीथिंग इज सेट, बट आपको प्लानिंग ही नहीं है आपके पास। ओके, आपको पता ही नहीं है कि ये मार्केट जो है कितना तक जाने वाला है फ्यूचर में, कब जाकर इसको डिमांड बढ़ेगा, कब इसका डिमांड फॉल होगा, कितने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कुछ पता ही नहीं। बस आपने ऑफिस खोल लिया, सेटअप है, मैनेजमेंट है, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो फॉर दिस वी हैव टू डू द साइंटिफिक स्टडी। आप साइंटिफिकली थिंक कीजिए कि आउटपुट मैं कितने वर्कर से कितना निकाल सकता हूँ आउटपुट। ओके, और जो इस काम के लिए आपको कितने वर्कर्स चाहिए, फाइबर लाइन बिछाने के लिए आपको कितने टेक्नीशियंस चाहिए, उसको प्रॉपर मेंटेन करने के बाद सर कितने टेक्नीशियन चाहिए। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मेक ए प्लान। जब तक आप इसको प्लान ऑफ स्टडी या फिर मोशन स्टडी नहीं करेंगे, टाइम एंड मोशन स्टडी को, तब तक आपका काम जो है बहुत डिफिकल्ट होगा करने में। नेक्स्ट हो गया प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क विच एवरी कंपनी हैज टू डू। ओके,
Without workers, without the employees, how will you run the company? Can you please tell me? Right? So workers should be selected, कि साइंटिफिक मेथड से आप सेलेक्ट कीजिए, उनके स्किल्स को देखिए आप, okay? उनके जो एक्सपीरियंस को देखिए आप, उसके बाद उनके हिसाब से जो आपके कंपनी में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप इसको सेट आउट कीजिए, ताकि आपका भी फायदा होगा और जो आ रहा है उसका भी, उसके भी स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, और टाइम टू टाइम आप उसको ट्रेनिंग देते रहेगा, ओके, ऑटोमेटिक आपको दोनोो भी एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको, वो भी अपने दिल लगा कर काम करेगा, क्योंकि उसके ही स्किल्स का तो काम है ना। अगर आपने टेक्नीशियन, फाइबर टेक्नीशियन को बुलाकर एचआर डिपार्टमेंट में बिठा दिया तो उसको क्या समझ में आएगा? ओके, सो यू हैव टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट इज द राइट जॉब दे हैव सुटेबल फॉर देम. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन. ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. जो भी प्रोडक्शंस कर रहे हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स के अच्छे स्टैंडर्ड हो, क्वालिटी ऑफ वर्क का उनका स्टैंडर्ड हो, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस उसके सब कुछ सही हो, जो इक्विपमेंट्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस किया जाए, राइट. लगातार 10 साल हो गया, 20-15 साल हो गया ऐसे यूज़ कर रहे हैं, एक ना एक दिन वो खींच के देगा सारे वर्कर्स को, राइट. तो इक्विपमेंट्स जो टूल्स है उसका स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड मार्क्स है, ESI मार्क्स, ओके, और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जरिए से जो मार्क्स निकाले जाते हैं उनके स्टैंडर्ड्स आप मैच कीजिए, टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करते रहिए. नेक्स्ट हो गया सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपने प्लान कर लिया है और प्लानिंग डिपार्टमेंट ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट, देयर इज नो प्रॉपर कोऑपरेशन विद दैट. तो वी हैव टू सेपरेट दिस प्लानिंग एंड डूइंग डिपार्टमेंट. दैट इज, अभी तो सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग और डूइंग डिपार्टमेंट नथिंग बट इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट आप समझ सकते हैं, वो अलग रहता है. एंड वेज इंसेंटिव्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा दोस्तों, कि अगर आप टेलर ने कहा है कि अगर आप वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनको इंसेंटिव्स दीजिए. कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको एनकरेज कीजिए और उसके जो सैलरी में कुछ इंसेंटिव दिया जाए पर डे का, जिस दिन वो अच्छा काम करे, वैसा कुछ आप पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं. तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, दूसरा उसको इंटरेस्ट आएगा काम में, और वो जो है उसके दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, भाई मैं कितना भी काम करो बस इतना ही रहता है, मुझे इतना ही मिलता है, राइट. वो भी इतना अच्छा काम करो इतना ही, और कुछ भी ना करो तो इतना ही. तो ये टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट्स आप निकाल सकते हैं जब आप वेज इंसेंटिव्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके. एंड उसके साथ साथ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स भी आप बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट हो गया फंक्शनल फोरमैनशिप. फोरमैनशिप इज नथिंग बट आप ऐसा समझ लीजिए कि सुपरवाइजर या लीडरशिप आप इसको ये कर सकते हैं. तो एक फोरमैन की जगह आप मल्टीपल सुपरवाइजर्स को रखिए. इनका कहना ये है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ओके एक मल्टीपल सुपरवाइजर रखिए, ताकि आपका काम जो है अभी मेटिकुलसली होगा, आपको राइट माइन्यूटली एग्जामिन किया जाएगा. जैसे इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद रिपेयर बॉस, उसका स्पीड बॉस, उसका गैंग बॉस, इसी तरह रहता है ना. गैंग बॉस आता है बेस में, उसका स्पीड बॉस, उसका रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर जो फाइनली इंस्पेक्ट करता है. तो इससे क्या होगा, आपकी वर्कर एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी. सो इन्होंने ये भी पॉइंट मेंशन किया है. नेक्स्ट मेंटल रेवोल्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या होता है, सो इन ऑर्डर टू अचीव ऑल दिस पॉइंट्स आवर मेंटल स्टेबिलिटी मस्ट बी स्ट्रांग. अगर आपकी मेंटल रेवोल्यूशन जो है, आपको ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है एंड यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर इन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ और इन पर्सनल लाइफ, देन यू कांट अचीव एनीथिंग, ओके. तो इस हर वर्कर्स के मेंटल रेवोल्यूशन के पर भी काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. उनके बिहेवियर अगर आप चेंज होते देख रहे हैं, आप उनके एटीट्यूड्स में आपको चेंज होता दिख रहा है, तो यू नीड टू ऑब्जर्व ऑन देम, ओके. वी शुड चेंज देयर एटीट्यूड, we should mold them, we should encourage them, we should motivate them towards the organizational goals and policies and objectives, okay. This comes under the mental revolution, कि उनके ड्यूटीज को बार बार याद दिलाइए आप, ओके, एंड उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बार बार याद दिलाइए. सो आप एक पर्सनल, एक फ्रेंड की तरह आप उनसे बात कीजिए, ताकि वो भी अपने खुल के बता सकें, भाई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, इसको कैसा ओवरकम करें, ओके, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वर्क एफिशिएंसी. दिस आर ऑल थिंग्स कम अंडर द मेंटल रेवोल्यूशन. सो दिस आर द टेक्निक्स दोस्तों, जो हमारे FW टेलर साहब के द्वारा दिए गए हैं, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो फादर भी कहते हैं इनको, ऐसे ही नहीं कहा गया है इनको फादर. तो ये सारे टेक्निक्स अगर आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू विल हैव ए प्रॉपर आउटपुट, ओके. तो लेट्स मूव ऑन. क्रिटिसिज्म के बारे में हम एक बार देख लेते हैं. तो इनका कहना है, कई सारे एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि टेलर ने जो है वर्कर को सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो है सीमित कर दिया गया है. क्योंकि अगर आपने इनके पॉइंट्स को देखा होगा, मेनली रिलेटेड टू द वेज इंसेंटिव्स यानी प्रोडक्शन, फंक्शनल फोरमैनशिप प्रोडक्शन,
स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्शन के सारा कुछ आपको प्रोडक्शन ही मिलेगा। बट पर्सनल वर्कर के लिए सिर्फ मेंटल रेवोल्यूशन के अलावा आप दूसरा क्या कर रहे हो? तो उनके साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उनके हेल्थ इश्यूज को, राइट, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ऐसा कुछ कई सारे पॉलिसीज रहते हैं, नेग्लेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा आपको शॉप फ्लोर, यानी जो शॉप फ्लोर मतलब जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन फ्लोर में, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया गया है, नॉट ऑन द पर्सनल वैल्यूज ऑफ द पीपल। ओके, एंड जो ये क्या हो रहा है, ये फंक्शनल फोरमैनशिप इन्होंने बताया था कि आप इतने सारे अगर रखेंगे, एक की जगह 4 सुपरवाइजर अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वर्कर्स के लिए। तो एक स्पीड बॉस कहता है भाई तू ऐसा नहीं ऐसा कर, वो ऐसा करके लेके जाएगा, फिर रिपेयर बॉस बोलेगा ऐसा क्यों किया, वो ही सही था, फिर इंस्पेक्टर कुछ बोलेगा, इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ वर्कर्स। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही। सो ऐसे थोड़े फ्यू क्रिटिसिजम्स है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए हैं इनकी थ्योरी में। रेस्ट ऑफ द थ्योरी इज़ वेरी परफेक्ट एंड फाइन, अगर आपने इंप्लीमेंट किया यू विल गेट द बेस्ट गुड रिजल्ट्स। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब की थ्योरी को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।